नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम के हर भाग में हम अलग अलग प्रकार के रोगों को लेकर चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके निदान की जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। लेकिन आज संजीवनी कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जीवन शैली के बारे में जिसको अपनाकर आप लोग रोगों से कोसों दूर रह सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं योग की और उससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग जो है वो भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन अभिन्न अंग है और योग को अपनाकर हम अपने जीवन को अनेकों प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। आज इसी विषय के साथ संजीवनी का ये कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ योग गुरु श्री गुलशन कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत गुलशन जी आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और गुलशन जी के साथ साथ हमारे साथ दो योग साधक भी इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं जो हमें अलग अलग योग अभ्यास दिखाएंगे करके। उनका नाम है अलका भाटिया जी और साथ में हमारे साथ हैं जपनीत सिंह छाबड़ा जी। आप दोनों का भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो गुलशन जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि योग जो भारतीय संस्कृति की अगर बात की जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि योग उसमें शामिल ना हो। तो आज आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से सबसे पहले जानना चाहेंगे योग को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं, इसका इतिहास क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि योग का अर्थ जोड़ना है। योग युजिर योगे से लिया गया है जिसका अर्थ ही जोड़ना होता है और जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना योग कहलाता है। मन, शरीर, मनुष्य, प्रकृति, इनको आपस में जुड़ जाना ही योग कहलाता है। जहाँ तक आप इतिहास की बात कह रहे हैं तो इतिहास में भगवान आदिनाथ शिव को योग का प्रथम गुरु बताया गया है। आदिनाथ भगवान शिव ने 7 ऋषियों को योग का उपदेश दिया था जिसे सप्तऋषि कहते हैं। और जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे इनके नए ऋषि आते गए। उनमें से प्रमुख रूप से आए महर्षि पतंजलि। पतंजलि ने योग के 195 सूत्रों की रचना की। पूरा योग उन्होंने डिफाइन किया। महाभारत काल में भी ये कहा गया, हिरण्य गर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनन। हिरण्य गर्भा, जब से सृष्टि बनी है तब से योग की उत्पत्ति हुई है। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी आए। उन्होंने कहा कि जहाँ भौतिकता का अंत होता है वहाँ से योग का प्रारंभ होता है। महर्षि पतंजलि आए। उन्होंने कहा योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। आज पूरे विश्व में योग कोने कोने तक पहुँच गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल जाता है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने 191 कंट्रीज़ के अंदर योग को परिचित कराया। तो गुलशन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब योग से हम परिचित होते हैं और योग को अपने जीवन में जब हम उतारते हैं तो किस तरह से हमारे शरीर में बदलाव देखे जाते हैं? जब भी कोई व्यक्ति या साधक योग का अनुकरण करता है तो देखा गया है कि उनके जीवन में बड़े ही ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। शरीर अस्वस्थ रहता था, स्वस्थ रहने लगा। शरीर में सुस्ती रहती थी, स्फूर्ति रहने लगी। मन निरुत्साहित रहता था, अब उत्साहित होने लग गया। हर काम में एक नए उत्साह की ऊर्जा उसके जीवन में आती है और वो अपनी लाइफ को योग के माध्यम से पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल। तो जब हम योग की बात कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर योग साधक भी हैं, तो आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे सर कि रोज़ प्रतिदिन
कौन से ऐसे योग आसन हैं जिनको हम अपने दिनचर्या में, जिन्हें हमें शामिल करना ही चाहिए और जिनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे हमारे शरीर को मिलते हैं? डेफिनेटली जो प्रतिदिन योग, जिन लोगों के पास समय का अभाव है और वो ज़्यादा समय योग में नहीं निकाल पाते, तो ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने के लिए दोनों पाँव को परस्पर मिलाएं और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए भगवान सूर्य देव से स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हे सूर्य देव, हमें शक्ति दो, हमें ऊर्जा दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमें बुद्धि दो, हमें विवेक दो। ऐसे भाव के साथ प्राण अंदर भरते हुए, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर ऊपर खींचे हुए, फिर थोड़ा पीछे झुकें, आगे झुकते हुए सांस को बाहर छोड़ देना है, आगे छोड़ देना है। बायां पैर पीछे ले करें, अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएं, राइट वाले घुटने को मोड़ते हुए गर्दन आगे, वक्ष को थोड़ा कस के रखें। इसी तरह से दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं, दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं, एड़ियाँ नीचे। अब साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, चेस्ट और माथा नीचे लगाएं और इसके बाद चेस्ट ऊपर उठाते हुए सांस को भर लेना है और इसके बाद हिप्स ऊपर उठाते हुए सांस को बाहर निकाल देना है। एड़ियाँ नीचे लगाएंगे। अब एक पैर आगे लाइए, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे लाएं और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करें और फिर दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में वापस ले आएं। ये 12 स्टेप हैं सूर्य नमस्कार के। 12 स्टेप्स एक सूर्य नमस्कार में करने से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक फ्लैक्सिबिलिटी आती है, एक इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, जिससे जिनके पास समय का अभाव है वो इस सूर्य नमस्कार 3 से लेके 5-8 बार तक प्रतिदिन करें तो उनको अन्य आसनों के करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। अगर वो इतना कर लेते हैं तो उनके शरीर को एक नई ऊर्जा का संचार मिल जाता है। बिल्कुल, सूर्य नमस्कार यहाँ पर जो साधक है उन्होंने भी करके दिखाया। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि सूर्य नमस्कार एक दिन में जब या तो शुरुआत जब कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो शुरुआत कितनी बार से करनी चाहिए और इसको मैक्सिमम कब तक कर सकते हैं? शुरुआत 2 बार से करें। सुबह कर सकते हैं, प्रातःकाल करना ज़्यादा अच्छा माना गया है और समय बढ़ाते बढ़ाते 5 से लेके लगातार 10 बार तक सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कर लेने से हमारी जो स्वास्थ्य में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, शरीर में जो शक्ति की कमी महसूस होती है वो ठीक हो जाएगी। ये सारे बेनिफिट्स हमें सूर्य नमस्कार के करने से मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग कहीं बाहर जॉगिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, तो उनमें से बेहतर या योग अगर कंपेयर किया जाए तो योग और बाकी तरह की जो कसरतें होती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, और अगर योग बेहतर है तो क्यों है? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है कि जो जिम ज्वाइन करते हैं, जो अपनी मस्कुलर पावर को बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स बिल्डअप करना चाहते हैं, उनके लिए जिम अच्छा है। और अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हमें अल्टीमेटली हेल्थ चाहिए तो हमें उसके लिए योग बहुत अच्छा है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप देखें कि योग करने से हमारी मांसपेशियां लचीली होती हैं और उसमें एक फ्लैक्सिबिलिटी आती है। योग करने से हमारे शरीर का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाता है। योग करने से हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाती है। हमारी जो योग करने से डक्टलेस ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। आज देखा जाए तो जितनी भी हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स हैं
वो कहीं ना कहीं व्यक्ति जूझ रहा है। लेकिन जब हम योग करने लगते हैं तो जो हार्मोनल बैलेंस की बात जहाँ आती है, वो बैलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी के हार्मोन्स, जिसके कारण हम लोग एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल। योग करने के साथ साथ गुलशन जी, हमें और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर खान पान का, और कब खाएं, कितना खाएं, कब ना खाएं, समय, क्वालिटी, क्वांटिटी, तो थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालें जी। कि योग करने के साथ साथ हमारा जो दिनचर्या है और खान पान से जो जुड़ी दिनचर्या है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। खान पान के बारे में योग का एक अंग है मिताहार की बात कही गई है। मिताहार का अर्थ होता है अल्प आहार। अपने शरीर को 4 भागों में बांट लेना चाहिए। 2 भाग भोजन से भरें, 1 भाग जल से भरें और 1 भाग वायु के लिए खाली रखना चाहिए। ये योग के अनुसार ये बात कही गई है। क्वालिटी की बात कही गई, क्वांटिटी या क्वालिटी, यहाँ बात क्वालिटी की जा रही है कि हमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर क्वालिटी का खाना हमें खाना चाहिए। अब क्वांटिटी, बहुत सारा टेस्टी सामान बाज़ार में बहुत मिलता है, और क्वांटिटी कहीं ना कहीं हमें बॉडी के हेल्थ को हार्म्स कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। फ्रूट्स खाएं, मैक्सिमम फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल सैलड्स खाएं, जो भी सीजनल वेजिटेबल सैलड्स आ रहा है वो खाएं। कार्बोहाइड्रेट एक लिमिटेड मात्रा में लें, चपाती 1 या 2 खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राइस है, अदर जो दालें हैं, पल्सेस हैं, और इस तरह की जो अन्य प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उनका समावेश भी हमारे भोजन में होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट अगर हम ले रहे हैं तो एक बैलेंस हेल्थ को गेन कर रहे हैं। तो ये बात योग में। और कब खाना चाहिए, अब यहाँ ये भी बात आएगी। प्रातः काल का जो नाश्ता है वो 9 बजे के लगभग हो जाना चाहिए। हमारी आयुर्वेद पद्धति ये कहती है कि जो मनुष्य की जठरा अग्नि है वो प्रातःकाल सबसे ज़्यादा तेज होती है। उस समय जठरा अग्नि जब तेज है तब आप प्रातःकाल ज़्यादा अच्छा हैवी भोजन, हैवी नाश्ता ले सकते हैं। दोपहर होते होते थोड़ा सा भोजन कम करिए, और चीज़ें खा सकते हैं, सैलड्स खा सकते हैं, और इस तरह के अंकुरित चीज़ें खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, इस तरह की बात कही गई है। तो दोपहर का भोजन की जहाँ बात आती है तो ये कहा गया है कि योगी बनिए। योगी का मतलब ये थोड़ा ना कि भगवे कपड़े पहन लो, वो नहीं है। योगी का मतलब है योगी का आचरण। योगी कहते कि 12 और 1 बजे के बीच में दोपहर का भोजन आप ले लें, इससे ज़्यादा डिले ना करें। और शाम के भोजन की जहाँ तक बात की गई है वो सूर्य अस्त के आसपास आप इवनिंग मील ले लीजिएगा, थोड़ा सा दोपहर के भोजन से थोड़ा कम ले लीजिए। इस तरह से योग ने डाइट्स के बारे में वर्णन किया है। बिल्कुल गुलशन जी, आपने अभी बैलेंस फूड से कहा कि बैलेंस फूड रहेगा तो आपकी हेल्थ भी बैलेंस रहेगी, लेकिन एक समस्या आजकल के समय में हो रही है और वो है इम्बैलेंस नींद का। हम सही समय पे नहीं सोते हैं, या सोते हैं तो नींद पर्याप्त नहीं ले पाते। ऐसे में नींद हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और क्या योग के जरिए हम अपनी नींद का जो टाइमिंग है उस पर क्या काम कर सकते हैं? डेफिनेटली। नींद किस व्यक्ति को नहीं आती, यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है। नींद उस व्यक्ति को नहीं आती जो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा उसके जीवन में तनाव है, वो नींद में बहुत सारे विचार मन में चल रहे हैं, और उस वजह से हमें स्ट्रेस रिलीज करने वाली कुछ चीज़ें ले लेनी चाहिए। जैसे शवासन, आप लेट जाएं, दोनों हाथ की हथेलियाँ ऊपर खुली हुई अवस्था में रखें, सांस धीमे धीमे आप लेते रहें, शरीर को शिथिल होने दीजिए, अपने शरीर को यहाँ पर शिथिल होने दीजिए। जैसे जैसे आप करने लगते हैं आपके शरीर से स्ट्रेस आपका रिलीज होने लगता है।
आपका स्ट्रेस आपके शरीर से रिलीज हो जाता है और आप थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट के बाद एक गहरी नींद में चले जाते हैं। और इसके अतिरिक्त एक करवट पद्धति भी है। आप राइट करवट ले सकते हैं, राइट साइड करवट ले लीजिए और एक हाथ सिर के नीचे रखें या हाथ को लिटा दें, जैसे बिल्कुल लिटा के भी सो सकते हैं, आंखें बंद करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो चंद्र नाड़ी है, आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, वो आपका इस समय एक्टिवेट हो जाएगा। और चंद्र नाड़ी का कार्य है मस्तिष्क को शीतलता देना। अगर आपका मस्तिष्क रात्रि के समय ठंडा हो जाता तो आप नींद में चले जाते हैं। यदि आपका सिर गर्म है, सिर में एक हीट पैदा हो रही है, तो सिर दर्द होगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये पद्धति भी अगर आप प्रयोग में लाएं तो आपको एक गहरी नींद मिल सकती है। तीसरा, आप एक कर सकते हैं, नींद के लिए चंद्र भेदन प्राणायाम कर सकती हैं। आप उठ के बैठें, चंद्र भेदन प्राणायाम, सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं और राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरना है और राइट नोस्ट्रिल से पूरा सांस निकाल देना है। इस तरह से बार बार ये 5 मिनट 6 मिनट लगातार आप कर सकते हैं। आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है, राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। ऐसे 4-5 मिनट्स अगर आप करेंगे तो नींद ना आने की जो समस्याओं से आज इंडिया के 65% लोग जूझ रहे हैं, वो इस नींद की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। और भी कुछ सोने से पहले क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए सोने से पहले? रात्रि को सोते समय एक चीज़ है, रात को थोड़ा ठंडे पानी से हाथ पैर मुंह धो के सोएं तो इससे नींद आने में मदद मिल सकती है। और रात्रि के समय ये भी देखा गया, जब व्यक्ति को नींद नहीं आती तो मोबाइल के मैसेज वगैरह वो चेक कर रहा होता है। तो मोबाइल के जब मैसेजेस चेक होते हैं तो हमारे नींद लाने वाला जो एक हार्मोन है जो पाइनियल ग्लैंड से निकलता है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन बनता ही अंधेरे में है। जब आप लाइट स्विच ऑफ करके कमरे को अंधेरे में ले आते हैं तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन आपको नींद लाने में मदद करता है। लेकिन जब नींद नहीं आती तो मोबाइल की लाइट आपके पाइनियल ग्लैंड पे पड़ती है, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन तो व्यक्ति खुद ही कम किए जा रहा है, तो नींद कैसे आ सकती है? तो कोशिश करें रात के समय जब सो जाएं तो नींद आंख खुल भी जाए तो बार बार मोबाइल के मैसेजेस चेक ना करें तो अच्छा होगा। बिल्कुल। गुलशन जी, अब आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने भी शुरुआत में भी बताया कि आजकल जीवन में इतने दौड़ भाग हैं कि लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते योग को, लेकिन क्या कुछ ऐसे योग हो सकते हैं जो कभी, जैसे हम दफ्तर में बैठे हैं और कई बार ऐसा होता है कि कमर में जकड़न हो गई या गले में जकड़न हो गई या पैर सो गया, ऐसी कई चीज़ें होती हैं दफ्तर में जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे योग आसन जो हम अपने ऑफिस में ही बैठे बैठे कर लें, जिसके लिए हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता ना हो लेकिन बॉडी रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर सवाल आपके द्वारा पूछा गया है। इसमें हम ये कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग जो कंप्यूटर पे लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं उनकी गर्दन अकड़ जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, तो उसके लिए हम कुछ योग समझते हैं। आप खड़े हो जाएं। गर्दन में अगर स्ट्रेस आ गया है तो आपकी गर्दन में भयंकर पीड़ा होने लगती है, तो आपकी गर्दन में पेन से बचने के लिए कुछ आप ग्रीवा शक्ति योग कर सकते हैं। गर्दन को ऊपर उठाते हुए सांस भरिए, गर्दन ऊपर उठाते हुए सांस भरिए और सांस को निकालते हुए ठोडी को आगे चेस्ट के साथ टच करिए। सांस को निकालते हुए ठोडी के साथ टच करिए। सांस लेते हुए अपनी चिन को ऊपर करें, सांस लेते हुए ऊपर करें। गर्दन की बैक मसल्स, यहाँ बैक मसल्स प्रेस हो रही है, सारा स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाएगा। सांस छोड़ते हुए अपनी नेक को आगे करें, चिन को आगे टच करना है। ऐसे आप 4-5 टाइम्स 10 टाइम्स अपने ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। गर्दन को फ्रंट में ले लीजिए, सेकेंड पार्ट कीजिए, गर्दन लेफ्ट साइड की तरफ मोड़े, गर्दन लेफ्ट साइड मोड़े,
अब आप देखिए, आपने जैसे लेफ्ट साइड गर्दन मोड़ा तो आपकी राइट साइड की मसल्स पे स्ट्रेचिंग होनी शुरू होगी, यहाँ पर स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। सांस छोड़ते हुए अपने फेस को सामने लाएंगे, सांस भरते हुए गर्दन को राइट साइड की तरफ टर्न कीजिए, इस तरह से सांस छोड़ते हुए फेस को सामने लाएं। इस तरह से आपकी गर्दन में किसी भी तरह की कोई अकड़ाहट है, पीड़ा है तो आपकी खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपकी बैक स्टिफ हो गई, आप सुबह से 10 बजे से लेके 5 बजे तक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखा गया है कि बैक मसल्स काफ़ी स्टिफ हो जाती है। इसकी स्टिफनेस को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं कटी चक्र आसन। पैरों में डिस्टेंस दीजिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथों को फ्रंट में ले लीजिए, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड की तरफ अपने हाथों को ले जाएं, दोनों हाथ लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएं, अपनी बैक को थोड़ा टाइट कीजिए, सांस को छोड़ते हुए हाथों को सामने लाएं, सांस भरते हुए गर्दन को, अपने हाथों को राइट साइड की तरफ कीजिए, एक हाथ आपके शोल्डर पे आता है। जैसे ही आप अपनी बाहों को एक्सटेंड करते हैं तो आपके लोअर बैक मसल्स पे एक स्ट्रेचिंग होती है। वापस आए, इस तरह से आप दोनों तरफ से 5-5 बार यदि करेंगे तो आपकी बैक मसल्स का जो स्ट्रेन है वो रिलीज हो जाएगा। कभी कभी ये देखा जाता है कि पैरों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। रात को सोते हुए भी कई लोगों को मैंने देखा है टांग के ऊपर क्रैम्प्स पड़ गया। तो क्रैम्प्स को दूर करने के लिए पादमूल शक्ति योग, दोनों हाथों को टांगों के साथ मिलाते हुए एड़ी एक साथ ऊपर उठाइए, सांस भरिए, एड़ियाँ उठाइए, सारा बॉडी वेट पैर के पंजे पे आएगा। आपके काफ मसल्स ऐसे करने से स्ट्रेच हो जाएंगे। एड़ियाँ नीचे लाएं, सांस छोड़ दें, सांस भरते हुए अपनी दोनों एड़ियाँ फिर से ऊपर करें। ऐसे अगर मॉर्निंग और इवनिंग टाइम्स आप करेंगे तो आपकी टांगों में, पैरों में जो क्रैम्प्स आते हैं वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे एड़ियाँ नीचे ले आएं। इस तरह से ये बहुत सिंपल सी योग की विधियां हैं जिसके करने से आप पैरों में, टांगों में होने वाले क्रैम्प्स की स्थिति से बच सकते हैं। और ये जो तीनों जो आपने आसन यहाँ पर बताए हैं, ये कम जगह में भी, दफ्तर में भी हो सकते बिना ज्यादा लोगों को बताए भी किया जा सकते हैं। ये आराम से हो किसी को सकते डिस्टर्ब नहीं होगा। बिल्कुल हो सकते हैं। गुलशन जी, अगर बात करें आजकल कई बीमारियां आजकल बेहद आम हो रही हैं और तेजी से बढ़ भी रही है। मधुमेह की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, या फिर अगर बात करें तो बहुत लोग डिप्रेशन के भी आजकल शिकार हो रहे हैं। क्या इन बीमारियों का, क्योंकि हम इलाज की अलग पद्धति पे जाते हैं, हम दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन क्या योग के जरिए भी इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? इनका इलाज ही वास्तव में योग के अंदर है। आपने देखा होगा जिसको कभी डायबिटीज हो गई उसकी कभी मेडिसिन खत्म हुई, जिसे डिप्रेशन हो गया उसने कभी मेडिसिन छोड़ी। अगर मेडिसिन क्योर कर सकती थी तो महीने 2 महीने बाद मेडिसिन बंद हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। वास्तव में ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल अगर हमारा गलत हो गया तो हम इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और डिप्रेशन, इनसे निकल पाना का एक ही मार्ग है, जीवन शैली बदलो। और जीवन शैली बदलने का मतलब है कि आप योग से जुड़ जाओ। योग से जैसे जुड़ेंगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो आए उसको थोड़ा समझते हैं। आप बैठ जाएं। डायबिटीज के लिए आसन करते हैं, आर्ध मत्स्येंद्र आसन। पैर सामने की तरफ लाइए, आर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस तरह पैरों को स्टिफ कर लीजिए पहले, और दोनों हाथों को लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट करना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट कीजिए। पेट को अंदर दबाएं, गर्दन मोड़ें, सांस को रोकना है, पेट के ऊपर दबाव डालना है। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने लाएं। इसी तरह से दूसरी तरफ से कीजिए, राइट साइड से दोनों हाथों को लाएं। डायबिटीज क्यों होती है? जब आपका पैंक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकाल पाता तब हमें डायबिटीज हो जाती है। दोनों हाथ सामने लाएं। एक बार फिर से लेफ्ट साइड से कीजिए। इससे करने से आपका जो पैंक्रियाज ग्लैंड है उसमें एक स्टिमुलेशन हो रहा है, वो ज़्यादा मात्रा में आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। वापस आएं,
दोनों हाथ राइट साइड की तरफ कीजिए, सांस भरते हुए। इस तरह से यदि किसी को भी डायबिटीज़ है वो इस आसन को 5-5 बार सुबह शाम दोनों बार करें तो उनको काफ़ी शुगर के लेवल को कम करने में मदद मिलेगी। दोनों हाथ सामने ले आए, छोड़ दें। एक और आसन हम कर सकते हैं डायबिटीज़ के लिए, वो है अग्निसार क्रिया। वज्रासन में बैठ जाइए। अग्निसार क्रिया, दोनों हाथों को घुटनों पे प्लेस करें। सांस पूरा भरिए और निकाल के रोकिए और फिर पेट की पंपिंग करें। सांस भरें, पहले सांस को निकाल दें, बाहर रोकें, पेट को हिलाएं, पेट की पंपिंग करें। इस तरह से आपका जो पैंक्रियाज ग्लैंड है वो टोन अप हो जाएगा तो हेल्दी हो जाएगा। आपको जितनी ज़रूरत इंसुलिन की बॉडी को उतना वो निकालना शुरू कर देता है और आपका शुगर लेवल 15-20 दिन बाद काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। छोड़ दीजिएगा। और दूसरी बात आपने पूछी है हाई ब्लड प्रेशर की बात आपने की। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अभी जो विधियाँ हमने बताई थी, चंद्रभेदी प्राणायाम हम कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं शीतकारी प्राणायाम, ये भी बहुत लाभकारी है। दांत मिलाएंगे आपस में, दोनों दांत मिलाते हुए हवा को मुख से ठंडी ठंडी हवा को अंदर खींचना है, भर के होंठ बंद कर लेने हैं, दोनों नासिकाओं से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। इस तरह से आप 5 से 10 बार तक इस विधि को कर सकते हैं। इसके करने से काफ़ी हद तक देखा गया है कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। और इसको कितनी देर करना है? 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक रोज़ करें। इतना करेंगे तो आपको शरीर में परिवर्तन होते हुए दिखेंगे। और तीसरा प्रश्न आपने डिप्रेशन का किया था। डिप्रेशन किन लोगों को होता है? डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। माइंड के अंदर एक हैप्पी हार्मोन है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाता। उस कंडीशन में जब नहीं हो पाता तो हमें डिप्रेशन की स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो डिप्रेशन के लिए हम थोड़ा सा कर सकते हैं। अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालने के लिए कपालभाति की जा सकती है। 30-40 बार लगातार कर सकते हैं। पूरा सांस भर के पेट फुलाना, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करना, ये कपालभाति है। आपके माइंड के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सारी कपालभाति करने से बाहर निकल जाती है। इस तरह से आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल गुलशन जी, तो आप आज हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी बीमारियों से संबंधित जो योग के जरिए इलाज हो सकता है वो आपने हमारे दर्शकों को बताया। साथ ही आपने एक बेहतर जीवन शैली के लिए हमें योग को किस तरह अपनाना चाहिए इसको लेकर भी बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी सोनाली जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का ये भाग आपको पसंद आया होगा और आप भी अपनी जीवन शैली को बेहतर करना अगर चाहते हैं तो योग को अपने जीवन में जरूर शामिल करिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।